हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है, जब बच्चा एक माँ की कोख में होता है तो सबसे पहला ऑर्गन जो स्टार्ट होता है फंक्शनिंग वो हार्ट है। आप कितने भी स्वस्थ हो, कितने भी फिट हो, अगर आपका हार्ट स्वस्थ नहीं है तो आप कुछ भी स्वस्थ या हेल्दी नहीं हो। जब हम अपनी सारी मेहनत करते हैं उसके बावजूद भी अगर कभी हम पेशेंट की जान नहीं बचा पाते हैं तो हम इमोशनली हम भी ब्रेक होते हैं। सारे वाल्व हम बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। टावी एक उसका एक फ्लैग होस्टिंग है फर्स्ट, जिसमें की टेक्निक जिसने की पूरी दुनिया बदली। 3 years बैक हमने एक पेशेंट का ऑपरेशन किया था, ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट। उस पेशेंट की एज थी 102 साल, 102। यस, सो एज इज जस्ट अ नंबर। वी कैन चेंज द लाइफ ऑफ द पेशेंट इफ वी कैन गिव अ प्रॉपर ट्रीटमेंट एट प्रॉपर टाइम। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं टीवाईएस पॉडकास्ट और आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। और आज टीवाईएस पॉडकास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे, हार्ट ऑफ द मैटर। यानी बात होगी आपके दिल से जुड़ी बीमारियों की। और इस बारे में हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर के इटर्नल हॉस्पिटल के 2 प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट्स। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रशांत द्विवेदी, जो कि एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी की दुनिया में एक वरिष्ठ और सम्मानित नाम है। साथ ही ये TAVR और स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज प्रोग्राम के डायरेक्टर और इंचार्ज हैं। और इनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रेम रतन टेगावत, जो माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व थेरेपी के डायरेक्टर हैं। टावी और स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज प्रोग्राम के एसोसिएट डायरेक्टर हैं। साथ ही एक अनुभवी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे मेहमानों का। डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो इससे पहले कि हम दिल की बीमारियों की बात करें, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मेडिकल एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, तो आप दोनों ने इसमें कार्डियोलॉजी ही क्यों चुना? कार्डियोलॉजी एक केवल ब्रांच नहीं है। कार्डियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां मरीज की जिंदगी 1 सेकंड में पलट सकती है। मरीज के इलाज में अगर 1 सेकंड की भी गलती हुई या 1 सेकंड की भी देरी हुई तो मरीज की जान जा सकती है, और अगर सही समय पे उसका इलाज कर दिया जाए तो मरीज की जान बच सकती है। सो दैट्स व्हाई द कार्डियोलॉजी इज द सब्जेक्ट जिसको कि मैंने चुना, क्योंकि इस सब्जेक्ट के थ्रू, इस कार्डियोलॉजी के थ्रू मैं कुछ समाज के लोगों की सेवा कर सकता हूँ, कुछ अलग कर सकता हूँ। सर, आप? मेरे जहाँ से बिलोंग करता हूँ, बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम बीकानेर। अच्छा। एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ माय रिलेटिव जो सडन डेथ जिनकी का हार्ट से हुई, और बहुत सारे लोगों को मैं जानता भी हूँ, मेरे जानकार जिनके रिलेशन में अचानक से सडन डेथ हुई, हार्ट की वजह से हुई। फिजिकली सारे फिट थे, किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। देन आई रियलाइज कि आप कितने भी स्वस्थ हो, कितने भी फिट हो, अगर आपका हार्ट स्वस्थ नहीं है, अपने हार्ट को अपने ढंग से इलाज नहीं हो पा रहा है, तो आप कुछ भी स्वस्थ या हेल्दी नहीं हो। तब से मैंने सोचा कि व्हाई नॉट, मुझे हार्ट का ही डॉक्टर बनना चाहिए। तो मैंने उसी दिन से डिसाइड किया कि अगर हार्ट का ट्रीटमेंट करेंगे तो हो सकता है हम हेल्दीनेस एक समाज में ला सकते हैं, जो कि उसकी लाइफ बचाएगी, उसकी लाइफ को लंबा करेगी, बढ़ाएगी, और समाज में, सोसाइटी में एक वेलबींग आएगी। राइट। लेकिन ये इलाज करना भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल जर्नी रहती है। काफी आपने फेलियर्स का भी सामना किया होगा शुरुआती दौर में तो, और काफी हार भी मानी होगी कई मौकों पर, तो कि काश ये नहीं कुछ और कर लिया होता, ऐसा भी फील हुआ होगा। तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ, कभी गिव अप करने का मन किया? तो कार्डियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे हम रोज दिन रात एक जन्म और मृत्यु दोनों चीज़ों से जूझ रहे होते हैं, जहाँ पेशेंट की लाइफ के साथ हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। जब हम अपनी सारी मेहनत करते हैं उसके बावजूद भी अगर कभी हम पेशेंट की जान नहीं बचा पाते हैं, डेस्पाइट कई बार पेशेंट हमारे पास बहुत लेट पहुंचते हैं या फिर हमारे पास कुछ करने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है। हम करने की कोशिश भी की, लेकिन जब तक हम पेशेंट के लिए कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाते हैं उसके पहले ही बहुत देर हो चुकी होती है। जब हम कुछ कर नहीं पाते हैं तो हम इमोशनली हम भी ब्रेक होते हैं। उनसे गिव अप करना आसान नहीं होता है, और वो चीज़ें हमारे दिमाग में भी एक असर डालती हैं। सो इट्स नॉट ए ईजी जॉब कि कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस करना, क्योंकि हमें कई बार रात को 2 बजे भी काम करने के लिए आना होता है, कभी बार पूरी रात काम कर रहे होते हैं और अगली सुबह 7 बजे वापस आके हमें काम करना होता है। और आप क्या कहेंगे इस पे डॉक्टर? गिव अप जैसा तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मैं कार्डियोलॉजी गिव अप कर दूं, पर डेफिनेटली कई बार हेल्पलेस हो जाते हैं कि बहुत टाइम कई बार ऐसा होता है कि हम सब कुछ कर चुके होते हैं, फिर भी
पेशेंट कई बार सरवाइव नहीं करते हैं, उस वक्त लगता ज़रूर है, बट मन में ये रहता है कि हमने सब कुछ किया, बेस्ट एफर्ट किए, और जो दुनिया में जो हो सकता है हमने सब किया, पर नहीं कर पाए या नहीं बचा पाए, किसी की फैमिली को नहीं बचा पाए, तो कई बार हेल्पलेसनेस रहती है, पर ऐसा गिव अप करने का जैसा तो कभी मन नहीं किया। लेकिन जैसा डॉक्टर द्विवेदी आपने कहा कि बहुत ही डिमांडिंग जॉब है, और इस पूरे टाइम में मतलब हम देखा जाए तो एक गोल्डन पीरियड जो होता है लाइफ का, वो मिस आउट कर देते हैं, अपनी फैमिली के साथ वक्त नहीं बिता पाते। तो क्या कभी लगा नहीं कि हम मिस आउट कर रहे हैं लाइफ पे? लगता है, बहुत लगता है, कई बार लगता है। बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी एज है, वो एक्सपेक्ट करते हैं, नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें किसी की जान भी बचानी है, किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट भी करना है, उसकी भी हमारे लिए एक्सपेक्टेशन है। सो इन कार्डियोलॉजी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट बोथ प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज द पर्सनल एंड फैमिली लाइफ। तो इन दोनों चीज़ों में मैच करना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या इस पूरी जर्नी के दौरान कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, कुछ ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया हो जिसने आपको जिंदगी भर की सीख दी हो? गीतांजलि जी, एक वाकया आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कुछ साल पहले एक 45 ईयर यंग पेशेंट इमरजेंसी में आता है, चेस्ट पेन के साथ आता है। उसके 2 छोटे बच्चे हैं, 10 साल 12 साल के 2 छोटे बच्चे हैं। पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा था, मैं पेशेंट को देख रहा था। देखते देखते पेशेंट मेरे सामने अरेस्ट हो गया। पेशेंट जब अरेस्ट हुआ, तो जब भी कोई पेशेंट को अरेस्ट होता है तो उसका CPR करते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। वी ट्राइड ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हमने CPR किया। उसके बाद पेशेंट थोड़ा सा रिवाइव हुआ, बट बार बार वो पेशेंट को अरेस्ट हो रहा था। हमने उसको ऑलमोस्ट 25-30 शॉक वहीं पे देना पड़ी। उसके बाद मैंने फैमिली से बात की। फैमिली शोड कंप्लीट ट्रस्ट ऑन मी कि सर व्हाट एवर यू कैन डू इट। इनकी अगर 1% भी पॉसिबिलिटी है जान बचाने की तो बचाइए। उस पेशेंट को इमीडिएटली मैंने कैथ लैब में शिफ्ट कराया। जब हमने उसको पेशेंट को एंजियोग्राफी की, उसमें जो मेन आर्टरी होती है हार्ट की, वो पूरी 100% बंद थी। CPR करते हुए मैं उस आर्टरी को ओपन किया। चांसेस ऑफ सर्वाइवल वाज लेस देन 1%, बट स्टिल वी टुक द चांस। बट व्हेन वी ओपनड इट, जब हमने उसको ओपन कर दिया, उसके 24 घंटे बाद पेशेंट स्टार्टेड शोइंग द रिस्पॉन्स, एंड आफ्टर 5 days पेशेंट वेंट होम ऑन हिज फुट। सो दोज मोमेंट गिव्स अस अ कॉन्फिडेंस and gives us something to understand that never give up. Right. यानी परिस्थिति कैसी भी हो, कभी हार नहीं माननी चाहिए। Exactly. एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कार्डियोलॉजिस्ट होना। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि why does heart matter the most? हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है, जब बच्चा एक माँ की कोख में होता है तो सबसे पहला ऑर्गन जो स्टार्ट होता है फंक्शनिंग, वो हार्ट है। सो 5th वीक ऑफ लाइफ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ मीन्स जब बच्चा माँ की कोख में होता है, उस समय 5th वीक पे सबसे पहला ऑर्गन हार्ट स्टार्ट होता है, एंड ये सबसे लास्ट ऑर्गन है जो स्टॉप होता है। तो आज जिंदगी चलता है, मिलियंस ऑफ ब्लड पंप करता है, बट हार्ट कैन ऑल्सो फेल। तो हार्ट अगर फेल हुआ तो बॉडी के सारे ऑर्गन फेल हो सकते हैं, इसलिए हार्ट मैटर्स द मोस्ट। आजकल बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि बढ़ रही हैं, उसमें से इंडिया में 28% डेथ हार्ट और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से। अच्छा। जो हम इस समय देख रहे हैं वर्ल्ड में, हम रोज देखते हैं कि कोई सडनली कोई बात करते हुए, कोई सडनली कहीं पे बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में सडनली बैठे बैठे एकदम से कोलैप्स हो गया, अरेस्ट हो गया। ये सारी चीज़ें में से बहुत सारी चीज़ें हार्ट और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से। और हमारे हार्ट अगर स्ट्रॉन्ग है तो हमारे बाकी ऑर्गन्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे, इसलिए हार्ट मैटर्स द मोस्ट। डॉक्टर दिगावत, आपसे यही जानना चाह रही थी कि हमारे यहाँ बहुत अर्ली एजेस में आजकल हार्ट डिजीजेस हमें देखने को मिल रही हैं। 30 से 35 साल के लोग जो हैं उन्हें भी अटैक हो रहे हैं, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, काफी वीडियोस भी हम देख रहे हैं। तो ऐसी ये दिक्कतें क्यों बढ़ती जा रही हैं? ये प्रॉब्लम इतनी अर्ली एज में हमें क्यों देखने को मिल रही है? बीमारी 2 तरीके से हार्ट की होती है। एक होती है किसी जेनेटिक कारण की वजह से, एक होती है हार्ट की ब्लॉकेज की वजह से, यानी हमने वो कारण खुद नहीं पैदा किया है। जैसे आपने व्हाट्सएप वीडियो भी देखे होंगे कि भाई एक छोटी गर्ल है या कोई बड़ी है लड़की और स्टेज पे नाचते नाचते गिर गई, डेथ हो गई, बहुत से ऐसे। तो वो ज़्यादातर केसेस में जेनेटिक कारण इसमें इन्वॉल्व होता है।
दूसरा जो मैंने कारण कहा है कि भाई कारण जो हमने खुद ने ही किया है, जो यंग एज में क्या क्या कारण है। यंग एज में जो हार्ट अटैक के सबसे ज़्यादा कारण जो हमने देखे हैं और पूरी दुनिया में देखे गए हैं वो है स्मोकिंग, स्ट्रेस एंड स्मोकिंग। ये दोनों चीज़ें हैं। जब ये दोनों चीज़ें यंग एज में मिल जाती हैं तो हार्ट की प्रॉब्लम और हार्ट के अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा होता क्यों है कि अगर मैं ये कहूँ कि किसी 30-40 साल के लड़के की या मेरी भी अगर मैं एंजियोग्राफी कराऊं तो मेरे कुछ ना कुछ ब्लॉकेज तो आ सकते हैं, किसी के भी आ सकते हैं। ब्लॉकेज 10 साल से बनना शुरू हो जाते हैं। अगर 10 साल से हमारे अंदर ब्लॉकेज बनना शुरू हो जाते हैं तो थोड़े थोड़े ब्लॉकेज हर इंसान के हार्ट के अंदर हैं। लेकिन जो इंसान खुश रहता है, हेल्दी डाइट खाता है, खूब अपना नॉर्मल एक्टिविटी करता है, कोई उसको बीपी शुगर सब कंट्रोल किया है, तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं करते हैं। पर जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, अपना खाने पीने का ध्यान नहीं है, नींद का ध्यान नहीं है, और जिनका शुगर बीपी भी हो गया है, ऐसे केसेस में ये जो छोटे मोटे ब्लॉकेज होते हैं ना, ये अचानक से फट जाते हैं। तो यही हार्ट अटैक के कारण होते हैं। तो डॉक्टर दिखावत, मैं ये जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अब एक्सरसाइज करने में भी डर लगने लगा है। उन्हें लगता है कि भैया एक्सरसाइज करने से भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो क्या ये वाकई मुमकिन है, ऐसा होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि एक्सरसाइज से हार्ट अटैक आ सकता है क्या। तो एक्सरसाइज का भी एक रूल है। जैसे कि मैं कभी पैदल भी नहीं चला और आज मुझे जिम में जाके 100 किलो के डंबल का चेस्ट लगाना है, दैट इज द प्रॉब्लम। तो जो एक्सरसाइज में भी जो करते हैं ना, जिसका उनका यही प्रॉब्लम होती है, पैदल तो चलना ही नहीं है और वहाँ जाके बिल्कुल खतरनाक वाली एक ही दिन में अपने आप मसल्स बनाने, तो दैट इज द प्रॉब्लम, वो नहीं करनी है। अच्छा, तो एक्सरसाइज प्रॉब्लम नहीं है। उस एक्सरसाइज के लिए आपकी बॉडी का एक्लिमेटाइज होना जरूरी है। तो वो आप नहीं कर पा रहे हैं। मैं सबको बोलता हूँ कि आप पहले तो कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं है, ये पहले आपको खुद को ही डिसाइड करना है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप अपने आप को 2 महीने दीजिए, 2 महीने, और आधा घंटे में 3 से 4 किलोमीटर करके चल के देखिए। 2 महीने भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाइए, हार्ट के स्पेशलिस्ट के पास चाहिए कि भाई मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है कि मैं करना चाह रहा हूँ कर नहीं पा रहा हूँ। तो अगर वो चेक करेगा, जो भी इन्वेस्टिगेशन वो कराना चाहे उसमें भी ठीक है, तो मतलब है कि आपकी फिजिकल डीकंडीशनिंग है, तो आप थोड़ा एफर्ट डालिए, आप कर पाओगे। तो मतलब आज आपने एक ये बेसिक टेस्ट बता दिया है सबको, हमारे दर्शकों को, इस तरह से हम अपनी क्षमता जो है वो टेस्ट कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। डॉक्टर द्विवेदी, अब मैं आपके पास आती हूँ कि आजकल हमने एक नया टर्म देखा है, सडन कार्डियक अरेस्ट। ये क्या है? सडन कार्डियक अरेस्ट, जैसा कि मैंने बताया कि हार्ट एकदम से काम करना बंद कर दिया, इसको बोलते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी जिम में काम करते करते जी। सडनली कोलैप्स हो गया, अरेस्ट हो गया। बहुत सारे व्हाट्सएप पे वीडियोस देखे होंगे आपने कि प्लेन में थे, ट्रेन में थे, बस में थे, या कहीं पे स्टेशन पे खड़े हुए और एकदम से खड़े खड़े कोलैप्स हो गए। दैट इज सडन कार्डियक अरेस्ट। वहाँ पे हार्ट ने एकदम से काम करना बंद कर दिया। इसके 2 कारण होते हैं, या तो हार्ट की धड़कन बिल्कुल बंद हो गई है, या फिर हार्ट की धड़कन इतनी तेजी से ज़्यादा बढ़ गई है कि हार्ट पंप ही नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? उस कंडीशन में हमें केवल और केवल CPR करना चाहिए। तो CPR मतलब हर किसी को आना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। डेनमार्क एंड पोलैंड, दीज आर द 2 कंट्री जहाँ पे इनकी 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन CPR में ट्रेंड है। अच्छा। एंड व्हेन यू एंटर इन द डेनमार्क, वहाँ पे एयरपोर्ट पर और बाकी अलग जगह पे वहाँ पे लिखा होता है वेलकम टू द कंट्री वेयर मोर देन 80% पॉपुलेशन इज ट्रेंड इन CPR। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इसका इम्पोर्टेंस ये है कि आज आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपके बगल में कोई बंदा बैठा हुआ है, आप सपोज कहीं फ्लाइट में जा रहे हैं, कहीं पे या ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, या कहीं आप कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं। आपकी ज़िंदगी आपके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। आपके बगल में उस बंदे को CPR आता है या नहीं आता है, वो आपकी जान बचा सकता है। इसलिए CPR सबको सीखना चाहिए। एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। 75 ईयर की फीमेल पेशेंट मेरी घर पे सडनली कोलैप्स हुई, अरेस्ट हुआ, सडन कार्डियक अरेस्ट। उसके जो बेटे कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उसका जो ग्रैंडसन था
he knows the CPR. So he just started chest compression. But जो उसके फादर थे, बच्चे के फादर थे, उनको नहीं पता था कैसे करना है. But once he started, so उसके फादर ने भी स्टार्ट किया chest compression. And then by doing CPR, they brought the patient to hospital. And patient survived. So CPR can save the life. क्वेश्चन आता है कि क्यों डेनमार्क और पोलैंड जैसी कंट्री हैं जहाँ पे CPR में ट्रेंड है, क्यों नहीं इंडिया में लोग ट्रेंड होते हैं, जबकि हमारे यहाँ पे तो हार्ट की डिसीज़ भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है. डेनमार्क और पोलैंड में जो वहाँ पे एक रूल है, किसी को भी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, दे हैज़ टू कंपल्सरी डू द 7 hours ऑफ ट्रेनिंग ऑफ फर्स्ट एड एज वेल एज द CPR. अगर उन्होंने वो एक्टिविटी नहीं की है, उस कोर्स को कंप्लीट नहीं किया है, दे डोंट गेट द ड्राइविंग लाइसेंस. मतलब बेसिक लाइफ सेविंग स्किल्स जो हैं वो सबको सिखाते हैं. क्योंकि वहाँ आप अपनी जिंदगी के अलावा किसी दूसरे की जिंदगी बचा सकते हो. अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीजेस की, तो ये क्या होती हैं? स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज मीन्स, नॉर्मली आप हार्ट को तो जानते ही हैं और आपने फोटो भी देखी है हार्ट की, तो वो हार्ट का स्ट्रक्चर है. हार्ट अटैक क्या है? उस स्ट्रक्चर पे एक छोटी छोटी 3 आर्टरीज चलती हैं, उनके ब्लॉकेज को हार्ट अटैक बोलते हैं. अच्छा. हार्ट के अंदर 4 वाल्व्स होते हैं. वाल्व्स को आप अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि हार्ट के अंदर 4 पर्दे हैं आपस में, ये दरवाजे बोल सकते हैं एक कॉमन लैंग्वेज में. हार्ट के अंदर 4 कमरे होते हैं और उसमें चारों कमरों के बीच दरवाजे होते हैं 4 जी. ताकि एक कमरे का ब्लड दूसरे कमरे में ही जाए, आपस में मिक्स ना हो कि एक बार आए और दूसरे कमरे में चला जाए. तो इस ये बने हुए हैं. हार्ट के अंदर कई बार दीवारों में भी छेद हो सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि दिल में छेद हो गया, जी जी, है ना. तो छेद के ट्रीटमेंट को, या कई बार हार्ट के अंदर पूरे हार्ट की पंपिंग कमजोर हो जाती है और उसके ट्रीटमेंट को, या हार्ट के वाल्व लीक करने लग जाते हैं कि वो नॉर्मली ठीक नहीं काम कर रहे हैं. जैसे कि अपने घर के पुराने दरवाजे ढीले पड़ जाते हैं ना, जिसमें से कई बार कुंडी नहीं लग पाती है या दरवाजे से, तो वैसे हार्ट के वाल्व, पुरानी तो चीज पुरानी होती है, बिल्कुल, तो उनके ट्रीटमेंट को स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज का ट्रीटमेंट बोलते हैं. वही, यानी मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हार्ट सिर्फ आसानी से पंप नहीं करता है ब्लड को, इसमें वॉल्व्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. ईश्वर ने ऐसा स्ट्रक्चर बहुत मुश्किल से, मतलब कैसे बना है ये, पर छोटी सी हार्ट में बहुत कॉम्प्लेक्स है और ये ओनली गॉड कैन क्रिएट दिस. राइट. तो डॉक्टर द्विवेदी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर ये हार्ट में जो वॉल्व्स होते हैं, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, उनमें कोई हमें प्रॉब्लम दिखती है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? सो हार्ट के अंदर 4 डिफरेंट तरीके के वॉल्व्स होते हैं. इन वॉल्व में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है. वॉल्व में सिकुड़न भी हो सकती है और वॉल्व में लीकेज भी हो सकती है. जब सिकुड़न होती है तो उसको हम बोलते हैं स्टेनोसिस, मेडिकल लैंग्वेज में स्टेनोसिस. जब लीकेज हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं रिगर्जिटेशन, मतलब रिगर्ज हो रहा है. ये प्रॉब्लम, हार्ट के वॉल्व्स की प्रॉब्लम जन्मजात भी हो सकती है, बच्चों में भी हो सकती है, एडल्ट्स में भी हो सकती है और ओल्ड एज में भी हो सकती है. जब ये बच्चों में प्रॉब्लम होती है या फिर यंग पेशेंट्स में होती है, तो इसमें सर्जरी के थ्रू ही वॉल्व का रिप्लेसमेंट किया जाता है, जिसको बोलते हैं सर्जिकल एओर्टिक वॉल्व रिप्लेसमेंट सपोज, या सर्जरी के थ्रू डिफरेंट वॉल्व्स का रिप्लेसमेंट करना. लेकिन जब यही प्रॉब्लम ओल्ड एज पेशेंट्स में होती है तो वहाँ पे सर्जरी भी एक ऑप्शन है. बट कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे सर्जरी हाई रिस्क होती है, तो उन पेशेंट्स में बिना ओपन हार्ट सर्जरी के भी वॉल्व को रिप्लेस किया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसकैथेटर वॉल्व रिप्लेसमेंट, जिसके अंदर डिफरेंट वॉल्व्स को रिप्लेस किया जाता है. जैसे ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वॉल्व रिप्लेसमेंट, जिसको बोलते हैं TAVR या टावी. टावी, इसके क्या फायदे होते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं? बेसिकली टावी क्या है? टावी एक नई टेक्निक है. पहले क्या होता था कि किसी का हार्ट वाल्व लीक कर रहा है या उसका सिकुड़न आ गई है, तो हमारे पास जो सर्जन है हमारे पुराने, तो क्या करते थे, पूरा सीना यहाँ से कटता था जी, और पूरा सीना खुलता था, हार्ट को खोलते थे और जो वाल्व है उसको कट करके नया वाल्व स्टिच करते थे. तो ये होता था पहले ट्रीटमेंट. आजकल जो टावी टेक्निक है वो क्या है, हम ये सब करे बगैर ही उस वाल्व को चेंज कर सकते हैं. सिर्फ यस, दैट्स द राइट. तो कैसे? यही, क्योंकि हार्ट के अंदर, हमारे हार्ट से सब जगह ब्लड वेसल्स जाती हैं, यानी ये हाथ में भी जा रही है, पैर में भी जा रही है, तो हम उस ब्लड वेसल से ही उल्टा जाके जहां से वाल्व है वहीं पे उसको एक नया वाल्व लगा देते हैं.
तो इस टेक्निक को बोलते हैं टावी। टावी का मतलब है एक अवर्टिक वाल्व। TMVR होता है माइट्रल वाल्व। जैसे मैंने 4 वाल्व होते हैं, माइट्रल, ट्राइकस्पिड, पल्मरी, सारे वाल्व हम बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। टावी उसका एक फ्लैग होस्टिंग है फर्स्ट, जिसमें की टेक्निक जिसने की पूरी दुनिया बदली, वो है टावी। टावी की बात हो रही है और वॉल्व में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी बात हो रही है। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वॉल्व की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें डायग्नोज करने के लिए क्या क्या टेस्ट होते हैं, साथ ही टावी इसके क्या फायदे होते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं? डायग्नोज करने के लिए, क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम में 2 ही चीजें होती है। हार्ट की प्रॉब्लम में या तो चलने से सांस फूलेगा या चलने से सीने में दर्द होगा। शुरू में ऐसा होता है कि मुझे 1 किलोमीटर चलने में सांस फूलता है, धीरे धीरे करते हुए 500 मीटर पे हो सकता है, धीरे धीरे करते हुए नॉर्मल एक्टिविटी में भी सांस फूलने लग जाता है उसका। तो वो हार्ट के वाल्व की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको चेक कराना चाहिए। इसको डायग्नोज कैसे किया जाए? नॉर्मली जो ज़्यादातर केसेस जो मेरे पास OPD में आते हैं, मुझे बोलते हैं कि भाई मैं तो थोड़ी दूर चलूं तो मेरा सांस ही फूल जाता है। एज ए कार्डियोलॉजिस्ट मुझे पता चल जाता है कि इसको प्रॉब्लम कौन सी है। तो डायग्नोज करने का सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि आज से चलना शुरू करिए। वही 2 महीने महीने अपने आप को दीजिए। नहीं हो पा रहा है, हमारे पास आइए, हम बताएंगे। राइट। तो अगर हम TAVR की बात करें तो डॉक्टर द्विवेदी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उसका कॉस्ट क्या रहता है और मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है उसने कैसे TAVR को एक्सेसिबल बना दिया है? इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से तो जो TAVR होता है उसके अंदर बेसिकली वॉल्व को रिप्लेस किया जाता है, और ये जो वॉल्व होता है वो टिश्यू का वॉल्व बना होता है, और ये पहले केवल वेस्टर्न कंट्रीज में ही बनता था और वहीं से इंपोर्ट होके हमारे पास आता था। इस वॉल्व की कॉस्ट पहले बहुत ज़्यादा होती थी, बट जब से मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स आए हैं, जब से कि बहुत सारे अलग अलग कंपनीज जो इंडिया में हैं उन्होंने इस वॉल्व को बनाना स्टार्ट किया है, उसके बाद से इसकी कॉस्ट बहुत कम हो गई है। इसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 1/3 हो गई है। जो पेशेंट पहले इलाज नहीं करा पाते थे, क्योंकि हर पेशेंट अफोर्डेबल नहीं होता है, हर पेशेंट बड़े सेंटर्स पे, हॉस्पिटल्स में जाके इलाज नहीं करा सकता, वहाँ पे वो पेशेंट के पास पैसे नहीं होते। इंडिया में हर किसी के पास पैसा नहीं है, तो अब वो टेक्निक बाकी लोगों तक, जिनको रियली में जरूरत है, उन तक भी पहुंचना शुरू हुई है। अगर मैं बात करूं तो टावी की, 21 सेंचुरी में पिछले 20 साल में अगर सबसे बड़ा इनोवेशन हुआ है तो दैट इज अ ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट, बिकॉज ये एक ब्लेसिंग्स है उन पेशेंट्स के लिए जो पहले इलाज नहीं करा पाते थे, क्योंकि वो पेशेंट का सर्जन ऑपरेट नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी रिस्क हाई होती थी जी। और केवल मेडिकल मैनेजमेंट पे वो पेशेंट चलते रहते थे और सरवाइव नहीं कर पाते थे। अब इस टेक्निक से ना केवल जिंदगी बदल रही है, लोग इंडिपेंडेंट भी हो रहे हैं, कॉन्फिडेंट भी हो रहे हैं, अपनी लाइफ खुद से चलना पा रहे हैं। हमने अभी वॉल्व की सिकुड़न की बात की, लेकिन अगर वॉल्व में लीकेज होता है तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है? इसकी भी आजकल एक नई टेक्निक आ गई है, जिसको हम टावी तो खैर वाल्व के सिकुड़न की है ही, TEER बोलते हैं इसको। यानी लीकेज कैसे होता है, थोड़ा इसको आप समझेंगे तो इस बात को भी समझ जाएंगे कि इसका इलाज कैसे होना चाहिए जी। जैसे मैंने बताया कि अगर हार्ट के जो दरवाजे हैं वो ढंग से बंद ना हो, मतलब मान लीजिए 2 दरवाजे हैं लेकिन बीच में गैप आ गया, अच्छा, पर्दे होते हैं तो दरवाजे तो है ना, पर्दे गैप आ गया, मतलब वो ढंग से आपस में जुड़ नहीं रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? जोड़ने के लिए उन दोनों को बीच में से तार से बांध सकते हैं, बंद हो गया, ऐसे तो होगा ना। तो ये थेरेपी होती है जिसको हम एज टू एज रिपेयर बोलते हैं, यानी जहां जहां से लीकेज हो रहा है वहीं पे एक क्लिप लगा दो, एक टांका लगा दो। अच्छा। तो हम इस थेरेपी से, TEER थेरेपी से, जहां जहां वाल्व लीकेज कर रहा है साइड से, बीच से, वहां जाके एक क्लिप लगाते हैं, छोटी सी क्लिप होती है, वो लग जाती है, वहां से लीकेज बंद। तो ये भी आजकल थेरेपी आ गई है। तो माइक्रो या नैनो? यस, नॉट नैनो बट स्मॉल क्लिप्स। अच्छा। और ये इतना इम्प्रेसिव रिजल्ट है कि मरीज को नेक्स्ट डे, दूसरे ही दिन ऐसा लगता है कि बस मेरा तो अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो दैट इज द नेचर ऑफ द ट्रीटमेंट। तो डॉक्टर द्विवेदी, डॉक्टर डिगावत, मैं आप दोनों से ये जानना चाहती हूँ कि क्या कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका रहा है जिनमें इन थेरेपीज ने, जो अभी आपने बताई, उन्होंने किसी पेशेंट की लाइफ बचाई हो? 3 years बैक हमने एक पेशेंट का ऑपरेशन किया था, ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट। उस पेशेंट की एज थी 102 साल, 102, यस, 102 ईयर्स।
इस एज पे पहली बात तो पेशेंट सरवाइव नहीं करते हैं, और वो पेशेंट सरवाइव किया 102 ईयर्स में। ये बात बता रहा हूँ मैं 2022 की। उसके बाद आज वो पेशेंट 105 साल का है, अभी भी अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है, अपने ग्रेट ग्रैंडसन की मैरिज भी अटेंड की है, और रेगुलर हमारे पास फॉलोअप में आते हैं और अपनी लाइफ नॉर्मल जी रहे हैं। सो एज इज जस्ट अ नंबर, वी कैन चेंज द लाइफ ऑफ द पेशेंट इफ वी कैन गिव अ प्रॉपर ट्रीटमेंट एट प्रॉपर टाइम। कमेंडेबल। और आप कौन सा एग्जाम्पल देना चाहेंगे? एक यंग पेशेंट, यंग मतलब 50 साल का, 45 साल का, जिसको कि वही अवर्टिक वाल प्रॉब्लम था, उसका सिकुड़न थी। तो यंग लोगों को हम जनरली बोलते हैं कि आप अपनी सर्जरी करा लीजिए, हम इनका जनरली बिना सर्जरी वाला ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, वी एडवाइज हिम, बट ही वाज वेरी नेग्लेक्टेड, मतलब उसने अपना ध्यान दिया ही नहीं। अच्छा। साल भर बाद, महीने 2 महीने पहले ही हमारे पास आया, सडन कोलैप्स। सो कोलैप्स, सीपीआर, सब कुछ गॉन, कुछ भी नहीं पता। अब ऐसी सिचुएशन में अब तो सर्जरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब बीपी नहीं आ रहा हो उस टाइम इस थेरेपी से हमने अर्जेंटली उसका वाल्व चेंज किया, जिसको हम टावी बोलते हैं, टावी, और yes. पेशेंट सर्वाइव्ड नाउ। सो दिस इज द मैजिक दैट दिस थेरेपी हैज डन विद द पेशेंट्स। वर्ल्ड हार्ट डे जो है, इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो इस मौके पर आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस बार वर्ल्ड हार्ट डे की थीम है कि नेवर मिस ए बीट, हार्ट बीट, डेफिनेटली। अगर आपकी हार्ट बीट मिस होती है, मतलब रेगुलर नहीं आ रही है, तो कहीं ना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ऑलवेज चेक योरसेल्फ। अगर आप रेगुलर चेकअप नहीं भी करा रहे हैं तो अपना रेगुलर घर पे बीपी चेक करें, पल्स चेक करें, और अगर बीट मिस हो रही है तो उसको ट्रीटमेंट लें, अपने हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाएं, और हेल्दी लाइफ जिए। चाहे आप कुछ भी करें, 1 घंटा अपनी बॉडी को जरूर दें हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए। राइट। और डॉक्टर द्विवेदी, आप क्या कहना चाहेंगे वर्ल्ड हार्ट डे पर? 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा सबके लिए। डोंट बी इन अ डिनायल मूड। सो डिनायल मूड मीन्स कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको डिनायल में मत रखिए। रात को 2 बजे एकदम से अगर किसी को चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो रहा है या किसी की नींद खुल रही है, वो गैस का भी हो सकता है, लेकिन वो हार्ट अटैक भी हो सकता है। एंड सेकंड थिंग, नो योर नंबर्स। वी डोंट नो कि हमारा ब्लड प्रेशर के नंबर्स क्या है, हमारे कोलेस्ट्रॉल का नंबर क्या है, हमारे शुगर के लेवल क्या है। सो नो योर नंबर इज इम्पॉर्टेंट। तो हमें रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। So don't be in a denial mode and know your numbers. These are the tips for everyone. थैंक यू सो मच डॉक्टर डिगावत एंड डॉक्टर द्विवेदी, आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने दिल से जुड़ी इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी हमसे शेयर की। हमारे दर्शक जो हैं उनके मन में भी कई सवाल रहे होंगे दिल से जुड़े, तो थैंक यू सो मच सबके जवाब देने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू। तो इसी के साथ TYS पॉडकास्ट में आज के लिए बस इतना ही। एक और इंस्पिरेशनल स्टोरी और जर्नी के साथ वापस लौटेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।